Hello friends, welcome back to my channel Target MNS, Targeting MNS 2022. So this is Physics MCQs. सुबह भी मैंने Physics MCQs पर वीडियो प्रोवाइड किया था. अगर किसी ने नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट आउट. एंड ये भी मिक्स्ड ही फिजिक्स के क्वेश्चंस है. चैप्टर वाइज अगर आप लोग बोल रहे देने के लिए, मुझे कमेंट आया था, तो चैप्टर वाइज अगली बार से जो भी फिजिक्स के MCQs बनते हैं वो मैं आपको चैप्टर वाइज ही प्रोवाइड करूँगी एंड एक एक चैप्टर फिनिश करवा दूँगी. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, नॉट इज़ अ यूनिट ऑफ. ये आपके NCERT का नहीं है क्वेश्चन, बट ये ऐसे SSC वगैरह के एग्जाम्स में आ रखा है. अगर वहाँ से अगर क्वेश्चन उठ जाते हैं तो नॉट किसकी यूनिट है? स्पीड, डिस्टेंस, डेप्थ और एक्सेलरेशन. मार्क योर आंसर अगर किसी को पता हो तो. The right answer is option A, that is speed. Knot is a unit of speed. Next, question number 2. Radioactive emission of which of the following particles would change mass number as well as atomic number? इन चारों ये तीन पार्टिकल्स दे रखे हैं, इन तीनों पार्टिकल्स में कौन सा ऐसा पार्टिकल इसका रेडियो एक्टिव इमिशन होने पर मास नंबर भी चेंज हो जाएगा और एटॉमिक नंबर भी चेंज हो जाएगा? Options are gamma particles, beta particles, alpha particles or none. The right answer is option C, that is alpha particles. Gamma and beta particles में radioactive emission उन पे mass number and atomic number change नहीं होता है because it does not involve protons and neutrons. ठीक है, गामा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, ये सब में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3. एन ऑब्जेक्ट इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द ऑब्जेक्ट्स मोशन? तो कौन कौन सी क्वांटिटीज कांस्टेंट रहती हैं? तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन. सेंट्रीपिटल फोर्स रहता है, आपको पता है. ठीक है, सेंटर पे फोर्स रहता है, तो वेलोसिटी भी चेंज होती जाती है, एक्सेलरेशन भी चेंज होता है. तो इसमें भी वेलोसिटी है, तो ये आंसर भी नहीं होगा, एक्सेलरेशन वाला भी नहीं होगा. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज स्पीड ओनली. Okay, an object is executing uniform circular motion. Speed is the only quantity which remains constant during the object's motion. Next question, question number 4. The propagation of radio waves in the atmosphere of the earth is affected by. जो propagation होता है radio waves का, वो किससे affect होता है? So इसका right answer जो होगा, that is all of these. ऑप्शन E. कैसे? आयनोस्फेयर में कुछ ऐसे रेडियो वेव्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं. फिर जैसे जैसे डेंस मीडियम के साइड आते जाते हैं रेडियो वेव्स, रिफ्लेक्ट भी होते हैं, उसमें से बहुत सारे रिफ्रैक्शन भी होता है, बहुतों का डिफ्रैक्शन भी होता है. ठीक है, तो इन चारों चीज़ें होती हैं, तो ऑल ऑफ दीज विल बी द आंसर. द प्रोपगेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव वेव्स इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज अफेक्टेड बाय रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑल. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. ड्यू टू विच फेनोमेनन द कलर्ड ग्लास अपीयर्स वाइट व्हेन क्रश्ड इनटू फाइन पाउडर. अगर किसी शीशे को, कलर्ड ग्लास हो या कोई भी शीशा, अगर आप उसको एकदम फाइन पाउडर बनाते हो तो उसका कलर क्या हो जाता है? वाइट कलर हो जाता है. वाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ऑप्शंस आर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्कैटरिंग. सो ड्यू टू स्कैटरिंग ये होता है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का अगर एग्जांपल पूछे तो डायमंड हो जाएगा, मिराज हो जाएगा, ऑप्टिकल फाइबर्स, ये सारे हो जाएंगे. ठीक है, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 पे. व्हाट इज द वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? वर्क डन, अगर आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कोई केस है तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन होता है? 1 जूल, 0 जूल, डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड नन. सो इसका राइट आंसर होगा 0 जूल. क्यों होगा 0 जूल? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होने की वजह से वर्क डन हमारे पास कितना आता है? 0 जूल आता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के बीच का क्या रिलेशन होता है? सो आपको पता है T इज इक्वल टू 1/f, दैट इज टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी. सो इट इज व्हाट? इक्वल टू ईच अदर, रेसिप्रोकल टू ईच अदर, नो रिलेशन बिटवीन देम. क्या होगा इसका आंसर? रेसिप्रोकल टू ईच अदर. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. आपको पता है टाइम पीरियड अगर दे रखा है,
टाइम पीरियड अगर निकालना, फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो 1/फ्रीक्वेंसी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो टाइम पीरियड निकल जाएगा हमारे पास, राइट। आगे चलते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज डैश। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज। क्या होगा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज के बीच का आपको कनेक्शन बताना है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये अगर मान लीजिए आपका स्लाइड है, ठीक है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट इस टेंडेंसी पे पहुँच जाएगा कि वो जस्ट स्लाइड होने वाला हो, तो वो जस्ट वाला जो मूवमेंट यहाँ पे जो टच है ना सरफेस से, दैट इज नॉन एज एंगल ऑफ रिपोज। यहाँ पे अगर ये जो एंगल बना रहा है ना, यहाँ पे एंगल, ये वाला एंगल, लेट मी टेल यू 1 सेकेंड, या ये वाला जो एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज नॉन एज एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज बोथ आर इक्वल थिंग्स। Next, question number 9. As per the Newton's second law of motion, what is the relation between the rate of change of linear momentum and the external force applied? तो न्यूटन के सेकेंड लॉ के हिसाब से, सेकेंड लॉ क्या है न्यूटन का? दैट इज F इज इक्वल टू ma, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम टू दी एक्सटर्नल फोर्स? तो F मोमेंटम दिख रहा है, F भी दिख रहा है आपको, क्या है इन सब के बीच का जो रिलेशन है? दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? ये जहाँ पे जितने एग्जाम्पल्स दिए हैं इसमें से कौन सा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का एग्जाम्पल नहीं है? तो पहला देखते हैं, वाइब्रेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। दूसरा है मोशन ऑफ अ स्मॉल स्फेरिकल बॉल ओवर अ वॉच ग्लास। तीसरा है वाइब्रेशंस ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग एंड चौथा है नन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? द राइट आंसर विल बी, क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर यहाँ पे लिखा नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। वाइब्रेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, मोशन ऑफ अ स्मॉल स्फेरिकल बॉल ओवर अ वॉच ग्लास एंड वाइब्रेशन, ये तीनों ही एग्जाम्पल्स हैं आपके कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का, ठीक है। ऑल है इसका आंसर, ABC ऑल, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11. इन कंपैरिजन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स द अर्थ exerts on the moon, the gravitational force the moon exerts on the earth will be greater, will be lesser, will be same, none of these. तो ये मान लीजिए आपका हो जाएगा अर्थ, अर्थ हो गया, और ये आपका हो जाएगा मून। तो अर्थ मून पे प्रेशर डाल रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स डाल रहा है, और मून जो है अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स डाल रहा है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स मून ने एग्जर्ट की है, मून ने जो एग्जर्ट की, द ग्रेविटेशनल फोर्स द मून एग्जर्ट्स, वो क्या होगा? ग्रेटर होगा अर्थ से। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स जो एग्जर्ट किया उससे ग्रेटर होगा, कम होगा, या सेम होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विल बी सेम, ठीक है। क्या होगा? सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस? यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टू नॉर्मल स्ट्रेस, प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू लेटरल स्ट्रेन। What is the answer? What is Young's modulus? So it is the ratio of normal stress to the longitudinal strain. Option C is the right answer. Let's move to the next question. Question number 13. What will happen if a wire of length L is cut into 2 or more parts? क्या होगा जब आप किसी वायर जिसका लेंथ L है उसे कट कर देते हो 2 पार्ट्स में या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में? Each part can hold half the weight as full length. Each part can hold the same weight होगा यहाँ पे, ठीक है, same weight as full length wire. Each part can hold the, यहाँ पे प्राइस नहीं आएगा गाइस, ट्वाइस आएगा, ठीक है, ट्वाइस, TWICE, ट्वाइस. Each part can hold twice of the weight as full length wire. तो क्या होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ईच पार्ट, जितने भी पार्ट है वो सारे सेम वेट होल्ड करेंगे जो फुल लेंथ के वायर का वेट है, ओके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14. ऑन विच ऑफ दीज फैक्टर्स बायएंसी डिपेंड्स? बायएंसी किस दो
सॉरी आंसर ही बता दिया मैंने, किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ऑप्शन है यहाँ पे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया। क्यों ऐसा है, बायोएंसी का आप याद रखेंगे सिर्फ दो ही फैक्टर्स है, ठीक है, और फैक्टर्स ही नहीं है, तो आप ये याद रख सकते हैं इजिली, दैट इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, इस पर डिपेंड कर रहा है, और दूसरा वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, इस पर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बॉयल्स लॉ, इन सब में से बॉयल्स लॉ का कौन सा सही स्टेटमेंट है। प्रेशर इज इक्वल टू वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, नन ऑफ दीज। तो एक बात तो क्लियर हो रही है कि आपका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट ही रह रहा है, आपका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट ही रह रहा है, ठीक है। तो कब रह रहा है, जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना, बॉयल्स लॉ में क्या होता है, जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो उस टाइम पे प्रेशर एंड वॉल्यूम ये दोनों चीज़ें भी कांस्टेंट होती हैं, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी, वेरी इजी क्वेश्चन। परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या है, अ बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट on it, a body which has zero coefficient of linear expansion, a body which has zero absorptive power, and a body painted black on all sides. D option फालतू है, कोई सेंस ही नहीं है। The right answer is option A, that is a body which absorbs all the radiation incidents on it. जितनी भी उस पर रेज पड़ेंगी, ठीक है, वो सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, सारे रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसे हम लोग परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट, व्हाट इज एडियाबैटिक वॉल, एडियाबैटिक वॉल क्या होता है। इट अलाउज फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, इट अलाउज फ्लो ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, एंड इट डजंट अलाउ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। व्हाट विल बी द आंसर। सो एडियाबैटिक वॉल है ना, कुछ किसी भी चीज़ को अलाउ नहीं करता है, ठीक है। इट डजेंट मैटर दैट इट कैन बी अ फ्लो ऑफ हीट, इट कैन बी अ फ्लो ऑफ पार्टिकल्स, वो किसी को अलाउ नहीं करता है। ऑप्शन सी, इट डजेंट अलाउ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ साइक्लिक प्रोसेस। इंपॉर्टेंट, इन जो ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं उसमें से साइक्लिक प्रोसेस के बारे में कौन सी बातें सही हैं। द टोटल हीट absorbed equals to the work done by the system returns to its initial phase, both, and none of these. So the right answer is option C, both. नाम से पता चल रहा है साइक्लिक है, घूम फिर के वहीं आना है, तो द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट भी हो जाएगा, एंड जो भी टोटल हीट एब्जॉर्ब करता है वो अपना उसको वर्क डन में निकाल देता है, ठीक है। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, what is the work done to move a unit charge from one point to another called as? What is the work done to move a unit charge? किसी यूनिट चार्ज को यूनिट मतलब वन ही है कोई चार्ज, उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, तो कितना वर्क डन जो लग रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे। करंट, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। सो द करेक्ट आंसर इज option D, that is potential difference is the work done to move a unit charge from one point to another. Okay. 20th question, which radio frequencies are used around the world in a navigation system, नहीं होगा, in air navigation system, ठीक है, in air navigation system. Very low frequency, very high frequency, terahertz radiation, ultra high radiation. Mark your answer. The correct answer is option B, that is very high frequency। और फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्ज से होती है, 108 हर्ट्ज से होती है, टोटल 117 हर्ट्ज तक, ठीक है। सो दिस इज द रेंज। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर टुडे। अगली बार से क्वेश्चंस आपको टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, सबके, ठीक है। अभी हम कुछ दिन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करेंगे। So thanks for watching. Please like, comment in the comment section if you like this video, share to the friends who are preparing for MNS, and if you are new to this channel, subscribe to my channel below. Thanks for watching once again. Keep supporting. Thank you so much.